दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं? आशा है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं ब्लेड पे बात करूंगा, सीलिंग फैन के ब्लेड पर। लेकिन उसके पहले एक चीज़ जरा सा समझ में नहीं आता है। सही पूछिए, अगर आपको समझ में आए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप मेरे व्हाट्सएप पे भी लिख सकते हैं। देखिए, अमेरिका इतना संपन्न देश है, डॉलर उसका इतना कीमती है, उसके बावजूद आबादी उसके यहाँ कितना 32-33 करोड़ उसकी आबादी है। और सबसे बड़ी बात है, वहाँ पे फाइज़र का वैक्सीन लोगों को दिया जा रहा है, जो कि काफ़ी कीमती वैक्सीन है। मतलब उसके स्टोरेज के बारे में भी बताया गया था कि -70 डिग्री से भी ऊपर उसको स्टोरेज, मतलब काफ़ी हाईटेक वैक्सीन कहा गया। और मैं देख रहा हूँ कि बहुत मने 3-4 हफ्ता से वहाँ पे वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। उसके बावजूद भी लगभग 3,500 लोगों की मौत कल हुई है वहाँ पे। केसेस भी लगभग 2.25 लाख रिपोर्ट हुआ है। देखिए, सही पूछिए तो सावधानी बहुत ज़रूरी है। वैक्सीनेशन के बावजूद भी ये जो मास्क वाली बात है ना, और डिस्टेंस, हमको लगता है कि इसको लोग फॉलो नहीं कर रहे होंगे। वहाँ पे लोग सोच रहे होंगे कि वैक्सीन तो लग गया तो अब डर काहे का। लेकिन सावधानी बहुत ज़रूरी है। आइए, मैं थोड़ा सा आपको अपने काम की जो शुरुआत हुई थी ना, जब मैं सीलिंग फ़ैन का काम शुरू किया था, सीलिंग फ़ैन बनाने का काम शुरू किया था, सबसे पहले मुझे याद है मैं फरीदाबाद के एक जन से पेंटिंग करवा के 2000 ब्लेड मंगवाया था। अब देखिए, हुआ क्या था कि पेंटिंग करने के बाद वो तो पैकिंग वगैरह सब कुछ करके दिए थे, लेकिन एक दूसरे ब्लेड में रिपीट का खरोंच लग गया, सारा ब्लेड खराब हो गया था टोटल। और चूँकि मेरे साथ सरकमस्टांसेस जो हुआ था, वो तो मैं इसकी चर्चा सावधान बैंक लोन में ऑलरेडी मैंने की है। लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि चूँकि प्रोजेक्ट मुझे एक साथ लगाना था और बैंक वालों ने जो मेरे साथ धोखाधड़ी किया, इसके चलते मैं इकट्ठा न लगा सका। पेंटिंग यूनिट भी मेरे पास 2014 में नहीं था, तो पहला साल तो मेरा ऐसे बर्बाद हो गया। 2000 पीसेस का रॉ मटेरियल बर्बाद हो गया। मतलब ग्राइंडिंग भी मैंने स्टेटर का बाहर से ही करके मंगवा लिया था, क्योंकि ग्राइंडर भी नहीं था। अब सोचिए ना, 5 लाख की मशीन में आप क्या लेंगे? वो तो किसी तरह इंतज़ाम करके 8 लाख तक की मशीन मैंने लाया था। एक वाइंडिंग यूनिट है ना, 2 डुअल स्पेंडल का वाइंडिंग यूनिट था, सीएनसी। चूँकि मैंने ठानी थी कि काम करूँगा तो टेक्नोलॉजी में कोई कमी नहीं होना चाहिए, क्वालिटी दी बेस्ट होनी चाहिए। इसीलिए वाइंडिंग में मैंने ग्लोब की तरफ नहीं गया, मैंने सीएनसी लगाया था। और 2 पेपर मशीन लिया था ऑटोमेटिक। ग्राइंडर तो था नहीं, एक लेथ मशीन था। काफ़ी संघर्ष था। पेंटिंग यूनिट नहीं रहने के नतीजा कि मेरा 2000 सेट टॉप बॉटम और ब्लेड सभी में खरोंच लग के वो मट्टी हो गया। इसलिए कि एक बार जब खरोंच लग गया तो मैंने बहुत कोशिश किया उसको किसी तरह से टचअप करके निकालने का। लेकिन देखिए, सीलिंग फ़ैन का काम कोई नया नहीं है कि आप कैसे भी उसको निकाल दें और मार्केट एक्सेप्ट कर ले। इसका नतीजा क्या हुआ? मार्केट में फ्लॉप कर गया था। ये पहले साल की बात मैं आपको बता रहा हूँ। फिर मैंने पेंटिंग यूनिट एक जगह सेकेंड हैंड मिल रहा था, मैंने उसको लिया, उसके साथ भी संघर्ष किया। और सेकेंड हैंड यूनिट भी मुझे याद है मैंने मथुरा से लाया था, और उसमें भी 1-1.25 लाख रुपया वो भी बर्बाद चला गया, क्योंकि वो भी यूनिट कोई काम का नहीं था। पेंटिंग सही नहीं, मतलब भट्ठी में भी बहुत प्रॉब्लम था। 1 साइडेड भट्ठी था, छोटी सी भट्ठी थी। और उस सबसे मैंने उसके अंदर सबसे बड़ी खामी ये थी कि वो 5 फुट चौड़ा खुलता था, डबल डोर, 5 फुट चौड़ा। जनरली भट्ठी की चौड़ाई जो है ना वो कम होनी चाहिए, गहराई होनी चाहिए, ऊंचाई होनी चाहिए। तो ये उसके अंदर बहुत बड़ी खामी थी। उसके बाद के सालों में मैंने भट्ठी भी बनाया। मैं, आप जाके देखेंगे मेरे चैनल पे, भट्ठी बनाते हुए वीडियो भी मैंने डाला है। और उसके बाद जो हुआ, खैर वो तो आगे की बात है। लेकिन ब्लेड पे चर्चा करना चाहूँगा। देखिए,
ब्लेड जो है सो 3 तरह का आता है। शुरुआत मैंने लोहे के ब्लेड से किया था, क्योंकि लो कॉस्ट फैन बनाना था। अल्मुनियम का ब्लेड लगाता तो ब्लेड ही कॉस्टली आ जाता, तो लो कॉस्ट फैन का कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो जाता। और मार्केट में मैं आम आदमी को टारगेट रख के कोई भी प्रोडक्ट बनाता था, मास पीपुल को, क्योंकि वहाँ पे सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि कंपटीशन थोड़ा कम जाता है और कस्टमर नेट सबसे बड़ा होता है। अब ब्रांडेड से कोई स्ट्रगल नाम का चीज़ ही नहीं होता है। जनरली ब्रांडेड लोग इस सेगमेंट को टच नहीं कर पाते हैं। ये तो जीएसटी के बाद चूँकि टैक्स का रेट उनका कम गया और हम लोगों का बढ़ गया, एक तरह से ऐसे समझिए, इसके चलते कंपटीशन हो गया। मैंने अपने किताब में ऑलवेज अपील की है गवर्नमेंट से कि अगर ये जो छोटी छोटी इकाइयाँ हैं जो जॉब देने का सबसे ज़्यादा काम करती हैं, अगर इनके ऊपर टैक्स का लायबिलिटी थोड़ा कम कर दिया जाए तो जनरली मैक्सिमम लोग जो है सो टैक्स देते नहीं हैं। अब 18% पंखा पे टैक्स है तो टैक्स के चलते टैक्स नहीं देते हैं। अगर उसको 5% कर दिया जाता, 18% क्या 50% टैक्स आता। कैलकुलेशन की बात है, इसको थोड़ा समझिएगा। तो ब्लेड 3 तरह का आता है। एक तो आता था एमएस सीट का। अब उसमें सबसे बड़ी मैंने कहिए कि डिमेरिट क्या थी कि रस्ट लग जाता था और वायल कोटिंग किया रहता था रस्ट नहीं लगने के लिए। अब तेल को छड़ाओ तब पेंट करो, अब उसके लिए ट्रीटमेंट करना पड़ता था 7 टैंक का। तो ये बहुत बड़ा केमिकल का कारोबार चालू हो जाता था और मैं नहीं चाहता था कि किसी प्रकार का पॉल्यूशन के साथ बिजनेस को करूं। विदाउट पॉल्यूशन, इवन कि पाउडर कोटिंग यूनिट में भी जनरली लोग क्या करते हैं कि पाउडर को हवा में उड़ा देते हैं, और मैंने एक बहुत बड़ा फिल्टर लगाया था, आप देखिएगा दिखाई देगा, मेरे वीडियो में पड़ा हुआ है। तो वहाँ पर भी काम जो भी करना चाहिए, चाहे वो नॉइज़ पॉल्यूशन जनरेट कर रहा हो तो वहाँ पे वो एकदम साउंड फ्री एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दीजिए। क्योंकि मैंने स्टूडियो का निर्माण किया हुआ है, साउंड रिकॉर्डिंग स्टूडियो का, एज ए साउंड इंजीनियर मैंने काम किया है, तो साउंड प्रूफिंग का नॉलेज है। तो मैंने वाइंडिंग सेक्शन को भी बिल्कुल साउंड प्रूफ कर दिया था। मतलब कि अंदर कितना भी आवाज़ हो, बाहर में पिन ड्रॉप साइलेंस, कोई आवाज़ बाहर नहीं जा पाता था। तो मैंने सोचा कि एमएस सीट का ब्लेड मैंने 1-2 राउंड लिया था, लेकिन बहुत ट्रबल फेस किया। हमेशा उसको ट्रीटमेंट करो, ये करो, और दूसरा एल्युमिनियम ले नहीं सकता था। तो बीच का ये जो ब्लेड आप देख रहे हैं ना, ये जीपी सीट का ब्लेड है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊंगा कि ब्लेड की रिपीटिंग खुद कीजिए। कभी भी रिपीट किया हुआ ब्लेड मत मंगाइएगा। अगर आप रिपीट करके ब्लेड मंगा लीजिएगा तो ब्लेड जो है सो आपस में इवन नहीं बैठेगा, और जब ब्लेड आराम से एक दूसरे पे नहीं बैठेगा तो ब्लेड फिर बेंड कर जाएगा, डैमेज हो जाएगा। और जब आप रिपीट खुद से करेंगे तो रिपीट, इसका पीछे का जो लोहा आता है जिसको साइकिल बोलते हैं, साइकिल अलग आएगा, रिपीट अलग आएगा, वाशर अलग आएगा, ब्लेड अलग आएगा। और वैसी स्थिति में सारा ब्लेड जो है सो एक के ऊपर एक थाक लगा हुआ रहता है। 100 पीस का गड्डी बना रहता है। जैसे मान लीजिए नोट की गड्डी होती है ना, वैसे ब्लेड की गड्डी होती है, और उसको कितना भी पटक दीजिए बेंड उंड नहीं करता है, बढ़िया से आता है। और मैंने जब जीपी सीट में काम स्टार्ट किया तो इसकी खासियत क्या थी, एक तो ये रस्ट प्रूफ आइटम है। अब रस्ट प्रूफ होने के चलते इसमें कोई वायल का कोटिंग करके पीछे मैन्युफैक्चरर देते नहीं थे, और जब वायल की कोटिंग ही नहीं रहती थी तो मुझे किसी प्रकार का ट्रीटमेंट करने की आवश्यकता नहीं होती थी। और सीधा बस पोछा, कपड़ा से एक लड़का ने पोंछ दिया और डायरेक्ट पाउडर कोटिंग कर दिया, वो निकलता नहीं था। आज भी 4 साल पुराना पाउडर कोट किया हुआ ब्लेड पड़ा हुआ है, एकदम एज इट इज पाउडर किया हुआ है, कोई उसमें प्रॉब्लम नाम की चीज़ नहीं है। तब देखिए क्या हुआ। अब इस ब्लेड से सबसे बड़ी खूबी क्या हुई कि हम लोगों ने काफ़ी स्टेप में काफ़ी कुछ गंवा के सीखा। हम लोगों के पास पाउडर कोटिंग नहीं था, हम लोगों ने पाउडर कोटिंग को डेवलप किया। पहले हम लोग कोशिश किया क्या कि कहीं से सेकंड हैंड ले लो, सक्सेस नहीं हुआ, फिर से यहाँ क्रिएट किया गया, क्योंकि भट्ठी बहुत कॉस्टली था। और जो भट्ठी मैंने बना दिया, सही पूछे तो वैसा भट्ठी अगर 1.5 लाख भी किसी को दीजिए नहीं बना पाएगा, कहीं ना कहीं मटेरियल में कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। और हमको याद है कि टोटल कॉस्टिंग 50,000 भी नहीं आया था,
और इतना दमदार मजबूत भट्ठी बना कि उसका हिसाब नहीं। मैंने उसका जो बर्नर था ना, राजकोट से मंगाया था। राजकोट में एक बर्नर के मैन्युफैक्चरर थे, काफ़ी पता किया लोगों से, तो एक जन ने बताया कि एक राजकोट के हैं बर्नर वाले। देखिए सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ऐसे किसी से नेट पे पैसा, ये नंबर देखो और पैसा भेज दो, तो पता चलता है जो पैसा जाता है ना उसका सामान जनरली नहीं आता है, और आता भी है तो एक बार पैसा किसी के हाथ में आ जाता है तो लोग चाहते हैं कि कुछ भी भेज दो, कोई कुछ नहीं कर सकेगा। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आज के डेट में। और ये प्रॉब्लम उस समय की बात बता रहा हूँ, वायरस के समय में तो ये प्रॉब्लम इतना बड़ा हो गया है कि कल की बात मैं बता रहा हूँ, एक जन ने किसी को 40,000 भेजा, उसने उनको 15,000 का सामान दिया, वो भी इतना रद्दी सामान कि वो किसी काम का नहीं। और फिर वो क्या बोलने लगे कि हो गया, जितना का था उतना सामान दे दिए। अब वो मैंने समझिए कि पैसा आने के बाद कोई भी आदमी आज के डेट में ईमानदारी से काम करने को तैयार नहीं है। लोग जानता है कि कोई क्या कर लेगा। अब कोई बैठा हुआ है आसाम और जो मैन्युफैक्चरर बैठा हुआ है दिल्ली या हरियाणा में, अब बेचारे उतने दूर से पैसा तो भेज देते हैं। पैसा भेजना तो बड़ा आसान है, मोबाइल वॉलेट है, ये है वो है, बहुत सोर्सेस बहुत ज़्यादा है। हम लोग के समय में पहले तो क्या था, पहले तो बैंक में जाना पड़ता था, ड्राफ्ट बनवाना पड़ता था बाकायदा, और तब हम लोग अकाउंट में पैसा भेजते थे। अब तो क्या है, मोबाइल में गए, ऐप खोले, फटाफट पैसा ट्रांसफ़र हो गया, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ट्रांसफ़र हो गया। और इसी का लाभ लोग उठा रहे हैं। इतना तरह से मोबाइल नंबर पे लोग पैसा मंगा लेते हैं। अब तो कोई कंपनी के अकाउंट का भी मतलब नहीं है लोगों को, इतना वॉलेट है कि लोग पेमेंट मंगा लेते हैं। उसके बाद सही पूछिए तो बाकी जो प्रोसेसेस है ना, जो भी आदमी अगर आपके साथ कोई धोखा दिया है तो आप उसके ऊपर जो एक्शन लेंगे, वो प्रोसेस इतना कोई आसान नहीं होता एक आम आदमी के लिए। मैंने कई लोगों को बोला कि भाई लीगल एक्शन लीजिए, कानून का राज है हमारे देश में। अगर आपके साथ कोई गैर कानूनी काम हुआ है तो कानून का सहारा लीजिए। तो लोग बोलते हैं सर बोलना तो आसान है लेकिन स्टेप उठाना काफ़ी कठिन लगता है। इतना हिम्मत बटोर के कौन जाएगा पुलिस स्टेशन या कोर्ट में केस करना, कोई आज के डेट में आसान नहीं है। और सही बात है, केसेस इतना ज़्यादा कोर्ट में होता है कि आपका डेट कब आएगा नहीं आएगा, मतलब काफ़ी पेशेंस का काम है। और बिजनेस सही पूछे तो जिनको पेशेंस है उन्हीं को बिजनेस में आना चाहिए। तो ये तो रही ब्लेड की बात। तो मेरा ये सलाह आपको है कि कभी भी कोई वैसा कोशिश मत कीजिए शुरुआती दौर में कि सीधा एकदम वैसे क्वालिटी में चले जाइए कि ब्रांडेड से लगे ये कंपटीशन करने। देखिए कभी भी कितना भी बड़ा ब्रांड हो, उससे बहुत नज़दीक होकर कंपटीशन करना बड़ा मुश्किल है। और सबसे बड़ी बात है, आप ब्रांडेड से बढ़िया भी क्वालिटी बना के रख दीजिए, कस्टमर बोलेगा कि भाई ब्रांड बिकता है। पहले दुकानदार का यही बात होता है। और ये जो दुकानदार होते हैं ना, ये जनरली आपके आसपास के दुकानदार होते हैं, बड़े जगह के दुकानदार होते हैं, क्योंकि इनकी दुकान जो चलती है वो ब्रांड के नाम पे चलती है। और लोकल ब्रांड से इन्हें प्रॉफिट कमाना मतलब होता है। मैं देखा हूँ, कई लोगों को देखा हूँ, आपको ये कोशिश करेंगे दबा के किसी तरह से आपसे सामान लेना। इसीलिए मैं बाद में कोई भी बड़े दुकान में जाके माल देने की बात करना ही छोड़ दिया और मेहनत किया, दूर दूर तक गया, छोटे छोटे दुकानों को कांटेक्ट किया और वैसे लोगों को कस्टमर बनाया और उनके साथ काम किया। काफ़ी सही पूछिए तो वहाँ पे आपको सफलता हासिल होगी। दोस्तों मैंने ठाना है कि बिजनेस में आप लोग आइए, मेरे से जितना हो सकेगा अपने इन्फॉर्मेशन को, चाहे वो बुक्स के माध्यम से हो, और मेरे बुक्स में तो खासियत है, मेरे बुक्स हर बिजनेस के सीक्रेट्स को ओपन कर देगा। और सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है कि कौन सामान देने वाला, कच्चा माल देने वाला कौन ऑथेंटिक आदमी है, ये सबसे बड़ा राज है आज के डेट में। और इसको मैंने खुल्लम खुल्ला हर बुक में, हर बिजनेस में छापा है। तो इसीलिए आइए, बिजनेस में आइए। अगर आपकी जॉब चली गई है, मैं बार बार हर एक वीडियो में बोलूँगा, बैठिए मत, बिल्कुल बिजनेस की बुक्स को मंगाइए और बिजनेस में लग जाइए। मेरे बुक्स में इतनी खूबी है कि आपको फिर रॉ मटेरियल और कहाँ से मशीन, ये सब आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। सारे मालिक लोगों का मैंने कॉन्टैक्ट नंबर छाप दिया है। सिर्फ एलईडी का काम मैं डायरेक्टली करता हूँ, बाकी आप किसी भी लाइन में चाहें आप डायरेक्टली जा सकते हैं।
तो आइए बिजनेस में जॉब की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, मालिक बनिए और कल मैं फिर आपसे मिलूंगा। व्यापार की बात के तहत हम लोग फेस टू फेस मिलेंगे और चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अपने दोस्त संजीव वर्मा को विदा कीजिए। नमस्कार।